नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे चंद वंश के बारे में। तो शुरू करते हैं चंद वंश। तो उत्तराखंड पर जब कत्यूरी शासन अपने पतनोन्मुख था, पतन की ओर जब कत्यूरी वंश चल रहा था, तो कत्यूरी वंश के पतन के बाद ही यहाँ पर एक नए वंश का उदय हुआ जिसे चंद वंश के नाम से जाना जाता है। हालांकि कत्यूरी काफ़ी आगे समय तक रहे, वो हम बात करेंगे आगे। तो जिस समय चंद वंश की शुरुआत हुई थी, इसका जो पहला शासक था वो था सोमचंद। तो इसके संबंध में भी कई धारणाएं बनी हुई हैं। इसमें जो पहली धारणा है वो है कि जब कत्यूरी जो साम्राज्य था अपने पतन की ओर था, तो उस साम्राज्य में एक शासक था वीरमदेव। वीरमदेव कहें या इसे ब्रह्मदेव कहें, किसी किसी किताब में इसे ब्रह्मदेव कहा गया है और कई किताबों में इसे वीरमदेव भी कहा गया है। तो ब्रह्मदेव या वीरमदेव का जब यहाँ पर शासन चल रहा था, तो उसके राज्य में षड्यंत्र और अशांति जो थी, यहाँ पर कलह आदि यहाँ पर केंद्र बन चुके थे। और इस समय जब अराजकता का माहौल वीरमदेव या ब्रह्मदेव के समय काल में चल रहा था, तो कुछ लोगों ने एक उपाय सोचा और उन्होंने कन्नौज के जो तत्कालीन नरेश थे उनके पास कुछ लोग गए और उनसे इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की अपील करी। जो कन्नौज के नरेश थे उन्होंने अपने भाई सोमचंद को कुमाऊं की ओर भेज दिया। सोमचंद जो था वो अत्यधिक समझदार था और उसने शीघ्र ही स्थिति को संभाल करके अपनी योग्यता का परिचय भी दिया। इससे ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री का विवाह जो है सोमचंद से कर दिया और दहेज स्वरूप जो है उसको चंपावत के कुछ क्षेत्रों में कुछ जमीन दहेज स्वरूप लगभग 15 बीघा जमीन जो है सोमचंद को दे दी। इसकी दूसरी कहानी जो है वो इस प्रकार है कि जो सोमचंद था वो बद्रीनाथ तीर्थाटन पे आया था और तीर्थाटन पे आने के बाद जो है जो वीरमदेव है, कत्यूरी शासक वीरमदेव है, वो सोमचंद से प्रभावित हुआ और सोमचंद से प्रभावित होने के बाद जो है उसने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कर दिया और तत्पश्चात उसने 15 बीघा ज़मीन जो है वो सोमचंद को दहेज में दे दी और इसमें कुछ इलाका जो है उसने भावर का भी दिया, जो नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा, उधम सिंह नगर वाला, ये वाला तत्कालीन ये वाला क्षेत्र भी इसको थोड़ा बहुत इसको दे दिया। सोमचंद ने चंपावत में एक किले का निर्माण किया और जो ये किला है इस किले के चारों ओर उसने 4 किलेदारों की नियुक्ति भी करी। सबसे पहले जैसे इसने जो ये किला बनाया राजमुंगा का किला, उसमें इसने चारों कोनों में 4 किलेदारों की नियुक्ति करी और इनको चाराल के नाम से जाना जाता है, जिसमें कार्की, बोड़ा, तरागी और चौधरी ये चाराल थे। सोमचंद शिवजी का भक्त था, शिव भक्त सोमचंद था। और जब सोमचंद ने चंपावत से अपना कार्यभार शुरू किया तो उस टाइम पे जो कुमाऊं का समाज था वो 2 धड़ों में विभक्त था, जिसमें मेहर धड़ और एक फड़त्याल धड़। मेहर जिनका निवास स्थान कटोलगढ़ हुआ करता था और फड़त्याल जिनका निवास स्थल डुगरी हुआ करता था। जैसे ही सोमचंद ने यहाँ पर अपना किले से अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया, तो उस टाइम पे जो निकटतम वहाँ पे एक खस राजा हुआ करते थे, रावत राजा। अब होता ही है कि दूसरे क्षेत्र से आकर के कोई अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है, तो ये जो वहाँ के उस टाइम पे खस राजा थे, इनको ये बात पसंद नहीं आई और इन्होंने सोमचंद से युद्ध करने का शुरू किया। तो
सोमचंद और खस रावत राजा के बीच में एक युद्ध होता है जिसे दूनाकोट के युद्ध के नाम से जाना जाता है, या इसे दोणकोट के युद्ध के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो सोमचंद ने अपने फौजदार जिसका नाम हो जाएगा कालू तड़ागी, तो कालू तड़ागी की मदद से इस रावत राजा को सोमचंद ने हराया था और अपना लोहा मनवाया था। इसके साथ ही सोमचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करी, जिसमें जोशी सुधानिधि चौबे को दीवान, सिमल्टिया पांडे को राजगुरु, देवलिया पांडे को पुरोहित और मंडलिया पांडे को कारोबारी, और इनको संयुक्त तौर पे चौथानी ब्राह्मण कहा जाता था। तो ये चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी किसने करी? सोमचंद ने करी। और इसने एक महत्वपूर्ण कला के क्षेत्र में इसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इसने एम्पड़ कला की शुरुआत भी उत्तराखंड पे सर्वप्रथम की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जो ये प्रमुख धड़े थे मेहर और फड़त्याल, इन लोगों को उसने अपने अधीन करके कुमाऊं में इन्होंने सर्वप्रथम सोमचंद ने पंचायती सरकार या पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत करी। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत करने के साथ इसने इसमें एक ग्राम प्रधान की नियुक्ति करी, और इस ग्राम प्रधान को बूढ़ा या सयाना इसे कहा जाता था, जिसका कार्य टैक्स वसूलना और साथ में पुलिस वगैरह का भी कार्य ये लोग करते थे। सोमचंद उस टाइम पे एक मांडलिक राजा थे, और मांडलिक राजा वे राजा होते हैं जो किसी अन्य राजा के अधीन रह करके अपना शासन चलाते हैं। जैसे भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंतवादी इन्हें कह सकते हैं। तो ये मांडलिक राजा था, और ये मल्ल राजाओं को ये टैक्स दिया करता था। मल्ल राजा जो कि डोटी, ये आपका नेपाल वाला क्षेत्र हो जाएगा। नेपाल के ये पिथौरागढ़ के साथ में जो नेपाल का क्षेत्र है वो वाला हो जाएगा डोटी। और यहाँ के जो राजा थे जयदेव मल्ल, इन जयदेव मल्ल को जो कि रैका राजा, इनको राई राजा भी कहा है अजय सिंह रावत ने, रैका राजा या राई राजा। तो ये मल्ल राजा जिनको अजय सिंह रावत ने रैका राजा या राई राजा भी कहा है, तो इनको ये टैक्स दिया करते थे। और 21 वर्ष शासन करने के उपरांत जो है सोमचंद की जो मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उनका कत्यूरी रानी से उत्पन्न जो पुत्र था आत्मचंद, वो गद्दी पर बैठता है। और आत्मचंद जिसने 19 वर्षों तक इसने शासन किया और चंद राज्य को बढ़ाने का इसने प्रयास किया था। आत्मचंद जिसका समय हो जाएगा 721 से 741। इसके बाद अगला जो शासक बना वो पूर्णचंद था, और पूर्णचंद जो कि शिकार करने का शौकीन था। और इसके बाद अपना राज्यभार जो है ये इंद्रचंद, अपने पुत्र इंद्रचंद को सौंप करके ये पूर्णागिरी की सेवा में लग गया। इसके बाद इंद्रचंद जो अपने आप को इंद्र के समान समझता था, और ये बहुत ही घमंडी शासक था। इसके समय एक प्रथा प्रचलित हुई थी पटरंग वाली की प्रथा। तो ये पटरंग वाली की प्रथा जो है, इसने सबसे पहले यहाँ पर रेशम के कीड़े भी मंगवाए थे, और रेशम का इसने कारखाना भी खोला था। तो जो शुरुआत में जब इसने रेशम मंगाए थे तो उन रेशमों का उस प्रकार से उत्पादन नहीं हो पा रहा था। तो किसी ने इससे कहा कि जितना झूठ बोलोगे, जितना झूठी झूठी बातें फैलाओगे, उतना ये रेशम के कीड़ों का उत्पादन बढ़ेगा। तो इस बात से इसने बहुत बड़े बड़े झूठ फेक बातें इसने समाज में फैलाई, और इसी प्रथा को कहा जाता है पटरंग वाली की प्रथा। तो ये पटरंग वाली की प्रथा जो कि संबंधित हो जाएगी रेशम से, और रेशम के कीड़े भी इसने जो मंगाए थे, साथ में यहाँ पे रेशम का कारखाना खोला था। तो इंद्रचंद से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएंगे कि रेशम का कारखाना इसने खोला था, और साथ ही साथ इसने इसके समय पटरंग वाली की प्रथा जो थी वो प्रचलित थी। इसके बाद अगला शासक बना राजा सुधाचंद, और सुधाचंद ने जो कि इसने महत्वपूर्ण कार्य किया था, फौजी खर्चे को इसने घटाया था। इसके बाद अगला राजा बना राजा हरिचंद, जिसे हरिचंद के नाम से भी जाना जाता है या हमीरचंद। इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है नहीं। इसके बाद अगला जो राजा बनेगा राजा वीणाचंद, और जो वीणाचंद है ये 13 वर्ष की उम्र में ये राजगद्दी पे बैठे थे, और अत्यंत ही भोग विलासी ये राजा थे। इनके समय काल में जो छोटे छोटे राजा थे यहाँ पर, ये खस राजा, इन खस राजाओं ने इसके समय खूब लूट मचाई थी। और इनके ही समय काल में जो खस राजा थे जिनका नाम था बीजड़ या बिजड़,
खस राजा बिजड़ का आक्रमण इनके समय में हुआ। तो इतिहास गवा रहा है जब जब कोई राजा भोग विलास में लिप्त रहा उसके समय पे बहुत ही आक्रमण हुए हैं। और ये वीणाचंद जो था भोग विलास प्रेमी राजा था, इसके समय भी बीजड़ ने आक्रमण किया और इसके बाद लगभग 200 वर्षों तक जो है उत्तराखंड में इन खसों का ही आधिपत्य रहा। खसों ने लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। और जो ये खस राजा थे ये कश्मीर से लेकर के हिमाचल के कांगड़ा, कुमाऊं, नेपाल, दार्जिलिंग, असम, खसिया पर्वत आदि क्षेत्रों में ये लोग फैले हुए थे। इन्हीं की एक शाखा खस राजा ने यहाँ पे आक्रमण किया जिसका नाम हो जाएगा बीजड़। और इसने राणा वीणाचंद के राजा वीणाचंद के समय पे आक्रमण किया और उसके बाद जो है उत्तराखंड पे जो राज हुआ वो खसों का राज रहा, लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। तो जब खसों का आक्रमण हुआ था तो चंद जो राजा थे कुछ राजा तराई भाबर में भाग गए और कुछ जो है नेपाल चले गए। इन खसों ने जो है उत्तराखंड पे बहुत ही उत्पात मचाया और इनके उत्पात से परेशान होकर के जो प्रजा थी, प्रजा ने संसार चंद के एक रिश्तेदार हो जाएंगे, चंदवंश में एक शासक रहे संसार चंद, जो कि 5वें नंबर के चंदवंशीय राजा थे। तो इन्हीं संसार चंद के जो रिश्तेदार थे राजा वीरचंद, इसको जो ये वीरचंद था ये उस टाइम पे खसों के आक्रमण के समय ये लोग जो है जब कुछ लोग तराई भाबर को भाग गए थे और कुछ लोग जो है नेपाल की ओर भाग गए थे। तो वीरचंद जो संसार चंद का रिश्तेदार, इस वीरचंद को इन्होंने बुलाया और राजगद्दी पे बैठाया। और इसमें सोन खड़ायत, ये याद रखिएगा ये नाम, सरदार ये मुखिया बनते हैं सोन खड़ायत। और इन्होंने सभी जाति को, जो उस टाइम पे चंदों के समय जब खसों का आक्रमण हुआ था तो चंदों के समय जो निकाले हुए राजपूत थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, इन सभी को इसने एकत्रित किया और एकत्रित करके एक सेना का निर्माण किया और राजा वीरचंद को चंद वंश का राजा बनाया। और तत्कालीन जो खस राजा जो थे सोपाल, तो ये वीरचंद के द्वारा सोपाल पे आक्रमण हुआ जिसमें सोन खड़ायत ने वीरचंद की मदद करी और राजा वीरचंद और सोन खड़ायत ने सोपाल को मार गिराया। और पुनः जो है राजा वीरचंद चंदों के राज सिंहासन पे बैठे और पुनः जो है यहाँ पे चंद वंश का प्रशासन शुरू हुआ। और 200 वर्षों के बाद जो खस राजाओं का शासन चल रहा था, अत्याचारी शासन, इसकी समाप्ति हुई और पुनः जो है राजा वीरचंद का प्रशासन शुरू हुआ। इसके बाद जो है हम बात करेंगे आगे अन्य राजाओं की, आगे आने वाले दूसरे पार्ट में, जिसमें रूपचंद, लक्ष्मीचंद, धर्मचंद, कर्मचंद, कल्याणचंद, नामीचंद, नरचंद, नानकी चंद आदि राजाओं के बारे में हम बात करेंगे। और सारे के सारे राजाओं के बारे में मैं इसमें आगामी सभी वीडियो में मैं चंद वंश कंप्लीट करूँगा। तो आप लोग जुड़े रहें और पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। धन्यवाद।